अशोक गहलोत सरकार के 2 साल पूरे। मुश्किलों के बावजूद गुड गवर्नेंस देने का दावा। कोरोना की चुनौती के बावजूद विकास कार्यों की रफ्तार बरकरार। जन घोषणा पत्र के 50% से अधिक वादे पूरे करने का दावा। कोरोना से निपटने के प्रबंधन में राजस्थान बना नजीर। कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य की गूंज, माफ हुए किसानों के कर्जे। विकास नीतियों से सरकार ने उद्योग सेक्टर में मचाया धमाल। राज्य सरकार ने बेरोजगारों के लिए खोली सरकारी भर्ती। बीजेपी ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर साधा निशाना। सतीश पूनिया ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया। गहलोत सरकार 2 साल कितने बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गहलोत सरकार के 2 साल पूरा हो गए। सरकार का दावा है तमाम मुश्किलों के बावजूद जनता को गुड गवर्नेंस दिया गया। जन घोषणा पत्र के 50% से ज्यादा वादे पूरे कर दिए। सरकार की बड़ी उपलब्धियों में कोरोना से निपटने के लिए सटीक प्रबंधन, कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य, बेरोजगारों के लिए सरकारी भर्ती जैसे कई काम हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के 2 साल को विफल करार दिया है। दोपहर की 2 टूक में इसी पर बात होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं जिनसे चर्चा करेंगे गहलोत सरकार के 2 साल कितने बेमिसाल रहे, कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस नेता हैं। स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। और सबसे पहले तो बधाइयां आपको, 2 साल सरकार ने पूरे कर लिए हैं। सुमित गोदारा बीजेपी विधायक हैं। सुमित जी आपका भी स्वागत करता हूं। अब जैसा जो कुछ भी बीजेपी के रिएक्शंस हैं, अगर वो सच है और कुछ अंदरूनी जानकारियां आपके पास हैं तो आपको भी बधाइयां। हो सकता है 3 साल बाद आप आ जाएं या 3 साल के पहले आप मौका बना लें। और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत करते हैं। सुमित गोदारा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि सकारात्मक विपक्ष एक कड़े टीचर की तरह भी हो सकता है, तो वो अगर सरकार के कामकाज को नंबर देना चाहे 10 में से तो कितना देगा? नंबर तो इस सरकार का यह है कि सफल इसमें रहे कि इन्होंने 2 साल सरकार चला ली। जैसे इसी बात है कि 2 साल तक इनकी कुर्सी बची रही, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर रहे। जैसे इनका इसी बात का है। बाकी विकास पर बात करें तो विकास पर शून्य है। क्या नंबर दें? विकास राजस्थान में कहीं काम होता हमको दिख नहीं रहा। और राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में पहले नंबर नहीं, तो सुमित जी क्या आपके हिसाब से एक भी चीज अच्छी नहीं हुई है? 2 साल में आमजन, महिलाएं, दलितों, हत्या, आदिवासियों पर जिस तरह से कानून व्यवस्था ने विकराल रूप धारण किया है, तो आप बताइए राजस्थान सरकार किस बात का इनको जश्न है 2 साल के? सुमित जी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एक भी चीज अच्छी नहीं हुई है? जैसे मान लीजिए जिन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दी गई, क्या वो अच्छी चीज नहीं थी? या खेती की बिजली पर सब्सिडी जारी रखी, क्या वो अच्छी चीज नहीं थी? मतलब आपके हिसाब से आप किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों का 10,000 रुपए जो मुख्यमंत्री जी माननीय वसुंधरा जी ने देके गए, उस योजना का तो इन्होंने लाभ भी बंद कर दिया। 831 रुपए प्रत्येक माह किसानों के VCR भरी जा रही है। किसानों को जो ऋण माफी के नाम पर सरकार ने चला, तो ये 2 साल में छलावे की सरकार है। किसान तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि सरकार ने 90 कॉलेज या 100 अंग्रेजी मीडियम स्कूल वो भी डिलीवर नहीं हो रहे होंगे सुमित जी। मतलब थोड़ा भी ऐसा नहीं कि 1-2 नंबर दे दें। किसान विरोधी सरकार सबसे ज्यादा आज तक राजस्थान में आई हो। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और देखिए एक बात मैं कह रहा हूं कि इंदिरा रसोई योजना जैसे कि बहुत शानदार योजना है, लेकिन आज वो योजना इसलिए सुर्खियों में आ गई है एकाएक। आज यानी आज की तारीख 17 दिसंबर, गुरुवार का दिन, मेयर मुनेश गुर्जर निकली, 2 रसोई केंद्र पहुंची, दोनों पर ताले लटके थे। तो क्या आपके लिए 2 साल एक अलार्म है या फिर आप निश्चिंत हैं कि नहीं 2 साल हमने सच में जितना हो सका उतना डिलीवर किया है?
स्वप्निल जी, मैं बताना चाहता हूं, आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं जो आदरणीय गोदारा जी बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, बट विपक्ष को कम से कम खुले दिल से किसी चीज़ पे अच्छाई कोई नजर आए तो उस पर भी कोई बात रखनी चाहिए। सरकार के ऊपर उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए मैं उनको सिरे से नकारता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना की जो उन्होंने बात करी, कोरोना जो महाप्रबंधन गहलोत सरकार ने किया, मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री सहित विदेशों तक में उसकी सराहना हुई। और कोरोना महाप्रबंधन के अंदर गहलोत सरकार की हर व्यक्ति ने सराहना की। और कोरोना महाप्रबंधन पे गहलोत सरकार ने जिस तरह के नए आयाम स्थापित किए, मैं समझता हूं मील के पत्थर साबित हुए। दूसरी चीज, आप रसोई की, इंदिरा रसोई की बात कर रहे हैं, आज जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात ठीक है। 2 रसोई बंद मिली, इसको प्रश्न चिन्ह के ऊपर मैं मानता हूं। हो सकता है वो जो रसोई चलाने वाले हैं उनके साथ में कोई आपदा है, कोई कष्ट हो, इसके कारण भी बंद हो सकती है, कोई हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जब 2 साल पहले अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने जो जितने भी वादे जनता के साथ में किए थे, हमने 21 माह के अंदर हमारा एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया था और उस 21 माह के अंदर हमने 252 वादों पे हमने काम कर चुके थे। यानी कि जो हमारे जितने भी वादे घोषित थे उनसे 50% में हमने सफलता प्राप्त कर ली थी और जनता को हमने डिलीवर कर दिए थे। देखिए, मेरा सवाल वही रह जाता है, कोरोना काल में लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाला है। जी जो किसान कर्ज माफी की बात कर, कोई चीज जो 2018 के वादे में बहुत सही हो, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से वो हालात और डबल हो चुके हैं, विकराल हो चुके हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आज की तारीख को आप एक अलार्म कॉल समझ रहे हैं या आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, 2 साल में हमने लोगों के दिलों में जगह बना ली? नहीं, बिल्कुल निश्चित इसमें अशोक गहलोत जी की सरकार ने 2 साल में जनता के दिलों में जगह बनाई। और उससे पहले जब जगह बनी हुई थी तभी वो शासन के अंदर में कांग्रेस को मैंडेट मिला और हमने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। अगर वो दिलों में जगह नहीं होती, वसुंधरा जी का जो शासन चल रहा था, की जो स्थिति उसको लेकर सिर्फ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, कई जगहों पर आम लोग भी कलेक्ट्रेट पहुंचे, अपनी अपनी रैलियां निकालकर उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा। क्राइम एक ऐसा फैक्टर रहा है जो आपके लिए चैलेंज रहा और उसे आप निभा नहीं पाए। नहीं, निश्चित रूप से क्राइम एक ऐसा फैक्टर होता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चैलेंजिंग होता है। बट हमने जब से सरकार संभाली, क्राइम रेट के अंदर निरंतर कमी आई है। जो पिछली सरकार ने क्राइम रेट का ग्राफ बढ़ा के हमें जो दिया था और जो शासन प्रशासन क्राइम रेट और जो पुलिस का इस्तकबाल जनता से उठ चुका था, जो आपराधिक लोग थे उनके हौसले बुलंद थे, उनको हमने निश्चित रूप से नियंत्रण करने में हमारी सरकार ने बहुत जबरदस्त अहमी भूमिका निभाई है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी, हमने जो किसानों का ऋण माफ किया, इन्होंने तो 8 फरवरी को आंदोलन कर दिया उसके खिलाफ। ये किसानों की हित की कहां से बात करना चाह रहे हैं? हालांकि आप लोगों ने शुरुआत जो की थी वो वसुंधरा सरकार के आखिरी जो कुछ निर्णय थे उसके बदलाव के साथ आपने शुरू किया था और निर्णयों को पलटा था, कुछ चीजों का नाम बदला, ये आपके शुरुआती काम वसुंधरा जी के तो बहरहाल ठीक है। श्याम सुंदर जी, मैं आपको भी लाना चाहता हूं चर्चा में। देखिए, 34 दिन तो सरकार के कई चेहरे बाड़ाबंदी में रहे, 10 महीने के आसपास कोरोना संकट से जूझते हुए हो गया है लोगों का जीवन, और मुश्किल तो हुआ ही है। श्याम सुंदर जी, आप भी जानते हैं, हमारा भी जीवन हुआ है। एक बड़ा वक्फा आचार संहिता में भी प्रदेश में गुजरना पड़ा है। तो जब ऐसी तमाम चीजें विपरीत हों तो आपने काम कितना ही अच्छा किया हो, अगर वो लोगों तक ना पहुंचे या लोग उसे ना महसूस कर पाए तो एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये 2 साल के पीरियड एक अलार्म होना चाहिए या रिलैक्सिंग पॉइंट होना चाहिए सरकार के लिए? स्वप्निल जी, जिस प्रकार से कोरोना काल का 10 महीने आपने बताया, उसके बाद 8 महीने आचार संहिता रही और आर्थिक स्थिति जो कमजोर हो गई, उसके कारण हम विकास की जो गति देना चाहते थे दे नहीं पाए। 3000 करोड़ का हमको कर्जा भी लेना पड़ा क्योंकि हमको सारा प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए पैसा केंद्र ने हमको पूरा दिया नहीं। तो हमारी है चुनौतियां, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ये स्वीकार कर लिया मुख्यमंत्री जी ने। जब पंचायतों के चुनाव का रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ धरातल पर जो हमारी उपलब्धियां हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, उसका कारण ये था कि हमारे पास संगठन नहीं था 4.5 महीने से। तो ये कमियां तो है और निश्चित रूप से आपसी तालमेल की कमी तो रही। हल्का श्याम जी, मुझे लगता है कि ठीक वैसे ही जैसे वसुंधरा राज में एक आत्ममुग्धता की शिकार सरकार रही, वैसे ही कांग्रेस में भी धीरे धीरे आत्ममुग्धता की चीजें नजर आ रही हैं। जैसे पंचायत चुनाव के नतीजे फेवर में नहीं थे, लेकिन उसे आंकड़ों की बाजीगरी कर अपने फेवर में दिखाने की एक कोशिश जरूर हमने देखी सीएम के द्वारा। एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं कि यह चीजें जमीन पर नहीं पहुंची, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम बीजेपी से बेहतर हैं। देखिए स्वप्निल जी, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव हुए थे तब हम बीजेपी के 61% मतदाता उनके पक्ष में आए थे।
और जब अगर पंचायत चुनाव करें तो पंचायत चुनाव में 43% रहा, तो मतलब 18% मत गिर गया इनका। मतलब जो वही कह रहे थे कि विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हम स्थिति में ठीक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम स्थिति में पिछड़ गए थे बीजेपी से। लेकिन बीजेपी भी अभी जब पंचायत के चुनाव हुए तो आगे नहीं बढ़ी है, पीछे हटी है, 18% कम हो गए मतदान। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अभी जो शहरी निकाय के चुनाव हुए उसमें 1% ज्यादा मिला है हमको। तो ये सारी बातें हैं, स्थितियां विपरीत है, कोरोना का टाइम है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आम व्यक्ति तक उनको विकास पहुंचे, लेकिन विकास के लिए पैसा चाहिए, पैसा केंद्र सरकार पूरा दे नहीं रही है। तो ये सही बात है कि आज देखिए बीजेपी युवा मोर्चा ने काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुमित जी भी बताए, सुमित जी के खुद केंद्रीय मंत्री हैं वहां से, अर्जुन लाल मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, पश्चिमी क्षेत्र से 3 केंद्रीय मंत्री आते हैं। आप सुमित जी बता दें कि हमको अतिरिक्त क्या दिलाया तीनों मंत्रियों ने, क्योंकि उनका दायित्व बनता था कि हमारे राज्य को मिले, और वो यहाँ से निर्वाचित होके जाते हैं। 25 सांसद हैं, तो क्या केंद्र राज्यसभा एक तरफ तो राज्य सरकार की कुछ जगहों पर तारीफ करती है। अब जैसे सुमित गोदारा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपको जानकारी होगी कि आज एक रैंकिंग जारी हुई जिसमें ये सामने आया कि भाई आवास बनाने के मामले में राजस्थान के कई जिले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या केंद्र इस हद तक पराया व्यवहार कर रहा है मरुधरा के साथ कि सरकार की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ रही हैं? क्योंकि बेरोजगार अगर इनसे परेशान है तो वो केंद्र से भी परेशान है। आवाम परेशान रहा है। आप ये देखिए कि जब से सरकार आई है सिर्फ पद के लालच में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी को ये है कि मैं 5 साल पूरा मुख्यमंत्री बन के रहूं, और इसीलिए देखो कांग्रेस में अपने खुद के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व पर निकम्मा नालायक जैसा आरोप लगाकर, और आरोप लगाते हैं कि युवा राजनीति में सब्र रखे हैं। जो खुद मुख्यमंत्री जब 98 में बने, जब वो युवा थे, इस तरह के आरोप लगाकर उसके बाद तो उनके दिल मिल गए ना। और पिछले आपकी पार्टी में भी जब कभी किसी का किसी से मनभेद हुआ है तो उनके दिल मिल गए ना। नहीं, मेरी सपने जी एक बात सुनिए। मार्च के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर से बाहर निकले ही नहीं, सिर्फ एक बार सूर्यगढ़ गए हैं। उन्हें राजस्थान की परवाह ही नहीं। 10 माह में राजस्थान का मुख्यमंत्री सिर्फ जैसलमेर जाते हैं और राजस्थान की जनता से उनका कोई संपर्क नहीं, सिर्फ के पद पे रहे। और आप ये देखिए राजस्थान के चिकित्सा मंत्री भी कहीं नहीं गए अस्पताल में, खुद कोविड हुआ तो वहां गए, और कल वो अजमेर गए हैं पायलट साहब को लेकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये राजस्थान का हाल है। किसके भरोसे कोरोना काल में रहे? ऐसे लेकिन मैं जो बात पूछ रहा हूं सुमित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आरटीआई ने खुद ही इंफॉर्मेशन दे दी है। आपका जो आर्थिक पैकेज था उसमें से 17 लाख करोड़ की तो बात ही कहीं पर नहीं सामने आ रही है कि भाई वो है कहां। 17 लाख करोड़ रुपए कहां गए पैकेज के 20 लाख में से? ये तो आरटीआई के जरिए अब सवाल उठ रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या केंद्र मरुधरा से कंजूसी कर रहा है और शायद भाजपा शासित राज्यों को दे रहा है, या क्या स्थिति है? केंद्र सरकार के भरोसे राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार के तो बोरिया बिस्तर पैक हुए हुए हैं। आप ये भामाशाह योजना देखिए, यदि कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। भामाशाह योजना इन्होंने बंद कर दी, कितने लोगों को इलाज में असुविधा हुई है। सिर्फ राजनीति के कारण इन्होंने देश की प्रदेश की जनता को कितना दुख पहुंचाया है, कितना इस कोरोना। सचिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल और बीजेपी से लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं देख रहा हूं आप हाथ उठा रहे हैं। सुमित जी, एक सवाल और है। आप जैसे कह रहे हैं कि प्रदेश में किसान ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो कुछ ठगे हुए किसान केंद्र के अगेंस्ट भी तो आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस फैक्टर पर कांग्रेस से नाराजगी होगी, उस फैक्टर से जुड़े लोग बीजेपी के अगेंस्ट भी दिख रहे हैं। राजस्थान में कहा सर, राजस्थान का किसान को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जो उनके लिए काम कर रहे हैं। सर, श्रीगंगानगर बॉर्डर देखा आपने? ये अलवर के बॉर्डर पर आप हैं, आपके किसी भाजपाई ने बताया क्या तस्वीरें हैं वहां पर? विश्वास है कि मोदी जी जो काम करते हैं उनके हित में करते हैं। ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र जी, क्या जवाब देना चाहते थे आप दें, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। स्वप्निल जी, मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय विधायक महोदय जिस तरह की बात कर रहे हैं रघु शर्मा जी को लेकर और सचिन पायलट साहब को लेकर कि वो बाहर, रघु शर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री जी बाहर निकले, मैं इनको कहना चाहता हूं कि शायद वो थोड़ा पिछले 4-5-10 दिन पहले अखबारों का अध्ययन कर लेते, इनको जानकारी हो जाएगी कि उन्होंने वहाँ के पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव में बिल्कुल अपनी स्पष्ट भागीदारी करी, और उस भागीदारी की वजह से उनके कोरोना हुआ। रही बात मुख्यमंत्री जी के करें, मुख्यमंत्री जी जनता के साथ सदैव हैं, सदैव रहेंगे और सदैव रहते हैं। बटोरिया ट्विटर पर काफी चुटकियां चली
डीएसी इवेंट पर सत्येंद्र जी? मुझे एक बात बताइए, रघु शर्मा जी और सचिन पायलट जी को आप किस तरह मानते हैं? कांग्रेस पार्टी के दोनों सम्मान्य नेता एक गाड़ी में चले गए तो कौन सा इसमें विवाद वाली बात हो गई? राजस्थान के दोनों सम्मान्य नेता हैं, एक सरकार में एक साथ काम कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं सचिन पायलट साहब ने, रघु शर्मा जी माननीय मंत्री हैं। अगर वो एक गाड़ी में जाते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। अशोक गहलोत जी ने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए राजस्थान के अंदर जो सरकार बचाई, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को जो उसके ऊपर सबक लेना पड़ा, जिस तरह इन्होंने सरकारों को गिराने का अच्छा नहीं, लेकिन सत्येंद्र जी नचाया हुआ था। सत्येंद्र जी, राजस्थान के जिस तरीके से आपने सरकार बचाई, उस समय प्रदेश ने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक होटलों में हैं और वो सरकार बचाने के प्रयास में 30-35 दिन तक जुटे रहे। उतने समय तक वो आप लाख कह लीजिए कि वो होटल के कमरे में बैठकर अपने अपने इलाकों के विकास को सुनिश्चित करते होंगे, लेकिन जब तक जमीन पर न जाए तब तक ये पता नहीं चलता ना कि काम पहुंचा या नहीं पहुंचा। स्वप्निल जी, मैं कहना चाहता हूं कि विधायक चाहे होटल में रहे चाहे जनता के बीच में रहे, जनता के साथ कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुखिया हमेशा बीच में रहे हैं। हमारे विधायकों पे बाड़ाबंदी के अंदर पाबंदी नहीं थी जिस तरह मानेसर के अंदर थी। मानेसर में तो बाउंसर लगा रखे थे। मानेसर के अंदर जो स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी थी, आज बीटीपी आपसे नाराज हो रही है। आप तो खूब साथ लेकर चले, लेकिन बीटीपी आपसे नाराज हो रही है। कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है ना सत्येंद्र जी? नहीं, बीटीपी हमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। बीटीपी को भी बरगलाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग बीटीपी को भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो जनता ने अशोक गहलोत जी को मैंडेट दिया है, कांग्रेस सरकार को जो बहुमत दिया है, उसको कैसे सरकार चुनी सरकार को घेरा जाए। राजस्थान की जनता उनके साथ बिल्कुल इस तरह का व्यवहार करेगी। आने वाले चुनाव में किस तरह भारतीय जनता पार्टी, श्याम सुंदर जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हालात हैं वो इससे ज्यादा मुश्किल किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकते थे, चाहे वो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार हो या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, दोनों के लिए ही तमाम तरह की मुश्किलें खासकर ये साल 2020 ले आया। और ऐसे में सरकारों को ये समझना होगा, श्याम सुंदर जी, मेरा मानना है कि अगर कोई परेशान था तो वो अब महापरेशान है, अगर कोई गरीब था तो अब वो महागरीब है। ऐसे में जो सोच आपकी 2018 या 2019 में रही, उसके पार, उसके बहुत आगे जाकर कदम उठाने की जरूरत है, तब शायद एंटी इनकम्बेंसी चीजें ना हो। श्याम सुंदर जी, देखिए स्वप्निल जी, ये बात सही है कि 2019 का साल तो निश्चित रूप सरकार के लिए ठीक था, उन्होंने कामकाज करके कुछ काम का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल आया, कोरोना काल में सब विपरीत स्थिति हो गई, हमारी आय घट गई, क्योंकि स्थितियां, अब लोगों को रोजगार नहीं है, वो है विचित्र स्थिति है। लेकिन इसके अंदर भी हमको अब आने वाले समय में चुनौती है, इसलिए कांग्रेस को भी केंद्रीय जो संगठन है उसको ध्यान देना होगा और राजनीतिक नियुक्ति भी करनी पड़ेगी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना पड़ेगा और संगठन भी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो आप आने वाला समय जो 2021 है उसमें कार्यकर्ताओं को भी खुश कर पाएंगे, आम जनता को भी खुश दे पाएंगे, और जो स्थिति बिगड़ी हुई है, चुनौतीपूर्ण है, उसको सुधारने का प्रयास भी कर पाएंगे। लेकिन देखिए, तमाम तरह के अंदरूनी झंझावतों के बीच में श्याम सुंदर जी, बीजेपी अभी भी एक वेल ऑयल्ड मशीन 2 साल बाद नजर आ रही है और कांग्रेस को ओवर ऑयलिंग की जरूरत है। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि देखिए आप देखेंगे बीजेपी में जो जो नेता रूट कर गए थे, वसुंधरा जी की खिलाफत कर रहे थे, घनश्याम तिवारी आ गए, मानवेंद्र सिंह भी आने की तैयारी, जो जो कांग्रेस में आए थे वो सब वापस से आने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि जो 2023 में जब चुनाव होगा तो हम मजबूती के साथ उतरे। लेकिन कांग्रेस भी अपने आप को पहले जिस तरह की खाइयां थी वो पाटने लगी है। अब ये नहीं कि पहले जैसी खाइयां थी, और देखिए जिस तरह विधानसभा में प्रतिपक्ष विपक्ष के अंदर डिवीजन नहीं मांग सका और आराम से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया। अब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के बीच जो कुछ कटुता है वो समाप्त हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आने वाला कल ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस को बहुत कुछ करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, सरकार को विस्तार देकर के एक नया रूप देना पड़ेगा, नहीं तो विद्रोह की स्थिति तो जो पहले थी वो अब नहीं हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुमित गोदारा जी, चूंकि आपने ये बात निकाली कि कल एक मंत्री आज की डेट में एक साधारण विधायक के साथ देखे गए और आपने उस बात पर चुटकी ली, उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी की एक दिग्गज चेहरा किसी के साथ भी नजर नहीं आ रही, न ही
थिंक टैंक के रूप में, नहीं बैकग्राउंड वर्कर के तौर पर। सुमित जी, आप समझ सकते हैं मैं किसका बोल रहा हूं। ये पार्टी पूरी की पूरी साथ चल रही है और हमारे कई पार्टी के वरिष्ठ जो हो सकता है किन्हीं कारणों से पार्टी से दूर गए, वो वापस पार्टी की मुख्य धारा में आ रहे हैं। पार्टी पुनः मजबूत है, मजबूत स्थिति में है। और लोकसभा चुनाव में देखा और भी पंचायत राज चुनाव में भी आपने देखा, ग्रामीण चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है। शहरी चुनाव में क्या हुआ? शहरी चुनाव में क्या हुआ? बाजी पलट गई। ग्रामीण अंचल पे लोगों का शहरी निकाय चुनाव में क्या हुआ आपके साथ में? और मैं ये कहना चाहूंगा सपने जी, आप ये देखिए, अशोक गहलोत जी अपने मंत्रिमंडल विस्तार 6 महीने से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो वो कहने सरकार इनकी बचेगी नहीं। ये हाल है। हम तो ये चाह रहे हैं, वैसे वो सरकारों का निजी फैसला होता है जो हमारे आप कहां चाह रहे हैं सरकार चले? आप तो सरकार को सवाल जरूर पूछूंगा आगे किसी दिन दोपहर की 2 टूक में, लेकिन फिलहाल सत्येंद्र जी एक सवाल मैं आपसे बस ये और लेना चाहता हूं। सत्येंद्र जी, मुझे बताइएगा कि क्या आप भी आत्ममुग्धता के शिकार हो चुके हैं इन 2 सालों में, या इन 2 सालों में आपने कुछ सीखा है, आपकी सरकार ने कुछ सीखा है? देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता मेरे सहित सीखने के लिए तत्पर रहता है और सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई आयु नहीं होती है। हर चीज सीखने की होती है और सीखने के साथ में अच्छाई के लिए सीखा जाए तो उसमें उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक कांग्रेस वर्कर कांग्रेस की नीतियों को लेकर सीख रहा है, कांग्रेस की जनता की सेवा करने की जो भावना है उसको लेकर सीख रहा है और सदैव सीखता रहेगा। और जनता की जिस तरह अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, ठीक है। तो श्याम सुंदर जी, मेरा अंतिम सवाल और अंतिम 30 सेकंड आपके पास। अगर कांग्रेस सीखने की कोशिश कर रही है तो कुछ बातें बहुत पानी की तरह साफ है, उसे सीख कर अब अमल में लाना बहुत जरूरी है। देखिए सप्ती जी, निश्चित रूप से 12 जिलों में अभी तक पंचायतों के चुनाव बाकी हैं। हाँ। तो इसको जीतने के लिए निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ेगा, इसके अलावा राजनीतिक नियुक्ति देनी पड़ेगी, तो इनकी सक्रियता बढ़ेगी। और सक्रियता बढ़ने के बाद जिस तरह से शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।